हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चंस है, एक छात्र अपनी परीक्षा में असफल होता है और अब परीक्षा शब्द सुनते ही घबराने लगता है। यह किस प्रकार का अधिगम है? राइट आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग एंड ट्रायल एंड एरर। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग इसकी क्लास को देखते हैं, तब आप लोग इसका और बेहतर तरीके से राइट आंसर जान पाएंगे। आज का जो अपनी क्लास है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित क्लास है। इसके जनक कौन थे? इवान पावलोव, जिन्होंने सीखने और व्यवहार के नियम दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर और कोई आपका अदर एग्जाम हो, तो आप लोग क्लास से जुड़िए और लास्ट तक क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बात करते हैं हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक कौन थे? तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक आपके इवान पावलोव थे। इवान पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो जी हाँ, ये निवासी थे रूस के। यह एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक शारीरिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कब दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया 1902 और 3 के आसपास में। और इवान पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार किसके लिए? इन्होंने पाचन तंत्र से संबंधित आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है, इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत को सबसे एक नाम है क्लासिकल कंडीशन, जो इसका सबसे प्रचलित और स्टैंडर्ड नाम है। सेकंड, इसको हम लोग रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्राणी की प्रतिक्रिया है वह ऑटोमेटिक या स्वतः होती है। नेक्स्ट आपका एसआर थ्योरी, क्योंकि कोई भी उद्दीपन होता है उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, इसलिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका साइन लर्निंग, संकेत अधिगम। जब संकेत के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया होती है तो हाँ, हम लोग इसको साइन लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, पावलोव के नाम से पवेलियन कंडीशनिंग नाम भी इसका रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रवृत्तियां होती हैं, इंटेंट होते हैं, वह दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जन्मजात प्रवृत्तियां, दूसरी होती हैं एक्वायर्ड प्रवृत्तियां, जिनको हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जन्मजात प्रवृत्तियों को। जन्मजात प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जो व्यवहार या प्रतिक्रियाएं जन्म से ही प्राणी में मौजूद होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या किसी खतरे से डर जाना। पावलोव ने अपने प्रयोग में क्या किया? पावलोव ने खाना खाना देखकर कुत्ते के मुंह में पानी या लार आना या किस तरह की प्रतिक्रिया देखी? प्राकृतिक प्रतिक्रिया देखी। तो ये किस में आ जाती? खाने को देखकर लार आना, यह जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग एक्वायर्ड लर्न टेंडेंसीज बोलते हैं, जो जन्म से नहीं होती है बल्कि अनुभव और सीखने से विकसित होती है। इसके उदाहरण है जैसे स्कूल की घंटी सुनते ही क्लास से निकलना कि अब जो पीरियड है वो ऑफ हो चुका है। किसी खास आवाज़ से डरना, जैसे टीचर की आवाज़ से डरना। न इसका जो एग्जाम्पल है, पावलोव ने अपना प्रयोग में क्या किया? पावलोव ने पहले खाने के साथ में खाने के साथ में लार आती थी, खाने के साथ में सलाइवा आती थी, खाने के साथ में सलाइवा आती थी। लेकिन पावलोव ने क्या किया? घंटी और खाना साथ देने लगा, फिर लास्ट में घंटी के साथ में लाल गिरना। तो यह कैसी प्रतिक्रिया हो गई? आपकी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, या फिर इसको सीखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके रिस्पोंडेंट या अनुबंधन संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जिनका प्रयोग पावलोव ने कुत्ते पर किया है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यूसियस, पावलोव ने यूसियस का मतलब क्या है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूसियस क्या? अनकंडीशनाइड स्टिमुली, मतलब जो प्राकृतिक रूप से प्रतिक्रिया करवाए, जैसे भोजन को देखकर लार आना। ये कैसी है? स्वाभाविक है।
दूसरा आपका क्या है, यूसीआर अनकंडीशनाइड रिस्पॉन्स, स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिक्रिया। भोजन, भोजन को देखकर क्या आना, लार आना, ये आपकी क्या है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रल स्टिमुलस, शुरुआत में जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे घंटी। घंटी का प्रभाव कब होता है, जब वह भोजन के साथ में दिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी एस कंडीशनाइड स्टिमुलस, सीखने के बाद जो प्रभाव डालने लगता है, जैसे बेल। और लास्ट में आपका सी आर कंडीशनाइड रिस्पॉन्स, सीखी हुई या कृत्रिम प्रतिक्रिया, जैसे घंटी पर लार आना। अब हम लोग प्रयोग के चरण देखते हैं। प्रयोग के चरण कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले खाना, खाना, भोजन, भोजन जैसे फूड है, भोजन है यूसियस। अब इस पर क्या आती है, स्वाभाविक तौर पे लार आती है कुत्ते पे। अब जबकि फर्स्ट कंडीशन ये है, भोजन, भोजन को देखकर लार आना। सेकंड क्या है, केवल घंटी बजती, भोजन नहीं है, तो कोई भी लार नहीं आती है, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट प्रयोग हम लोग देखते हैं, प्रयोग का दूसरा चरण है, जब हम लोग बेल, बेल मतलब घंटी और फूड को एक साथ देते हैं, या घंटी को एक साथ बजाते, फूड के साथ में घंटी को बजाते हैं, तो क्या आती, लार आती है। तो क्या हो रहा, पावलाव घंटी बजाते हैं, उसके तुरंत बाद कुत्ते को खाना देते हैं, खाना देखकर कुत्ते की लार आती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, बार बार ये घटना दोहराई जाती है, जिससे कुत्ता घंटी और खाने के बीच में संबंध स्थापित कर लेता है। संबंध स्थापित करने को एसोसिएशन भी कहते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, सब एसोसिएशन क्या है। अब नेक्स्ट चरण इसका है, अनुबंधन के बाद क्या होता है, जब आपका एसोसिएशन हो जाता है, कुत्ता पूरी तरह सीख चुका होता है और नया व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। नया व्यवहार क्या है, घंटी के साथ में, घंटी के साथ में रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स क्या देना, लार आना। रिस्पॉन्स क्या देता है, लार आता। आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले भोजन, भोजन के साथ में क्या आती है, लार आती है। घंटी, घंटी के साथ में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। फिर हमने भोजन और घंटी को एक साथ दिया, तो क्या हुआ, लार आ गई। अब थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, केवल और केवल घंटी बजाई, केवल और केवल बेल बजाई, और रिस्पॉन्स में हमको लार प्राप्त हुई। मतलब कि कुत्ते ने अस्वाभाविक प्रतिक्रिया किसके प्रति व्यक्त की है, घंटी के प्रति। अब हम लोग इसके जो संपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बात करते हैं, यह जो प्रक्रिया हुई है किस तरह से घटित हुई है। सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले आपके पास में एक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, बेल। बेल को देखते हैं कि बेल इसमें क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है या उद्दीपन है। उसके बाद में प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया बेल्स और फूड को एक साथ जब देते हैं, तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, भोजन के साथ में बेल जुड़ जाती है। थर्ड बदलाव क्या होता है, बदलाव यह न्यूट्रल स्टिमुलस बदल के कंडीशनाइड स्टिमुलस बन जाता है। और फोर्थ आपकी प्रतिक्रिया है नया व्यवहार। नया व्यवहार क्या होता है, अब वही संकेत सीखी हुई जो प्रतिक्रिया है वो देने लगता है। सीखी हुई प्रतिक्रिया क्या, घंटी के साथ में, घंटी के साथ में सलाइवा देना या लार देना। सीखने के इसमें महत्वपूर्ण चरण है, कौन कौन से चरण, 5 चरण हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अर्जन क्या है, आपका एक्सटेंशन क्या होता है, आपका स्पोटेनियस रिकवरी क्या होती है, जनरलाइजेशन क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है पावलोव के सिद्धांत में। इसको हम लोग सीखते हैं। अर्जन, अर्जन क्या है, सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया, जहाँ बेल और खाने को बार बार जोड़कर नया व्यवहार सीखा जाता है। क्या होता है, बेल प्लस भोजन को एक साथ दिया जाता है और नया व्यवहार सीखा जाता है। नया व्यवहार क्या, लार आना। सेकंड आपका है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, लोप या समाप्ति। यदि बार बार बेल बजाएं, बार बार क्या बजाएं, घंटी बजाएं, लेकिन खाना ना दें, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे लार आने की प्रतिक्रिया का खत्म हो जाएगी या फिर आपका लोप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वतः पुनरावृत्ति। स्वतः पुनरावृत्ति क्या है, एक्सटेंशन के कुछ समय बाद घंटी बजने पर अचानक फिर से थोड़ी प्रतिक्रिया या लार आ जाना। मतलब क्या, पहले खाना और घंटी दिया, लार आ गई, फिर कुछ समय बाद घंटी बजाए और फिर लार आना, तो क्या कहलाता है, आपका स्वतः पुनरावृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है
सामान्यीकरण, सामान्यीकरण क्या है? मूल घंटी से मिलती जुलती समान आवाज़ों पर भी कुत्ते की लार टपकना। जैसे घंटी नहीं बज रही है लेकिन घंटी की तरह साउंड आई, उसमें भी कुत्ते का लार टपकना। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव। भेदभाव कैसे? आवाज़ में अंतर स्पष्ट करना, कुत्ते का आवाज़ों में अंतर समझना और सिर्फ विशिष्ट आवाज़ पे, मतलब एक यूनिक आवाज़ पर ही प्रतिक्रिया देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन क्लास होंगी, उम्दा क्लास होंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और लाइक कीजिए, और जो भी अपना फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पावलोव की जो सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? पावलोव ने दो चीज़ों पर काम किया। सबसे फर्स्ट एस और आर। एस का स्टिमुलस और आर क्या है? आपका रिस्पॉन्स। मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, कोई भी अनुक्रिया, कोई भी उद्दीपन होता है उसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। एसआर सिद्धांत। दूसरा पावर वन क्या सिखाया? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संबंध सिखाया। संबंध कैसे सिखाया? घंटी से संबंध सिखाया। घंटी से क्या मिलता है? लार। घंटी बजने से क्या मिलती? लार। थर्ड पॉइंट सिखाया स्वतः प्रतिक्रिया। स्वतः प्रतिक्रिया मतलब इस अनुबंध स्वतः प्रतिक्रिया अनैच्छिक होती है, ऑटोमेटिक होती है। अतः लार का आना शरीर की अनैच्छिक क्रिया, लार का आना शरीर की एक अनैच्छिक क्रिया है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्वतः प्रतिक्रिया है लार का आना। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो रीजनिंग। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। इसमें इस प्रकार के सीखने में प्राणी की ओर से कोई सोच विचार या बौद्धिक तर्क शामिल नहीं होता है। यह विशिष्ट रूप से किस पे? शारीरिक और आदत पर आधारित होता है। किस पे? आदत पर आधारित रहता है। क्योंकि लार आ रही है, लार आ रही है, इसमें कोई रीजनिंग तो काम ही नहीं कर रही है। रीजनिंग नहीं काम करी तो इसमें ना ही तर्क होगा ना ही वितर्क होगा। यह तो एक क्रिया हो रही है। लार आना कैसी क्रिया है? हम लोगों ने सीखा था, स्वाभाविक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आपको बताने हैं, कौन ये इसका राइट आंसर बताना है कि आपने क्लास में क्या सीखा। एक छात्र परीक्षा हॉल में घंटी सुनते ही घबराने लगता है क्योंकि पहले वह उसी स्थिति में तनाव महसूस कर चुका है। यह क्या है? मतलब उसका मतलब पहले भी एग्जाम दे चुका है, एग्जाम देता है तो घबरा चुका है, घबरा चुका तो उसकी क्या बन गई है? आदत बन गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, जी हाँ बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, आपने क्लास से सीखा है, तो ये आपका होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण नहीं है? घंटी पर लार आना, पुरस्कार मिलने पर पढ़ाई करना, डॉक्टर को देखकर डरना, गंध से याद आना कि क्या पकवान बना है। राइट आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर आपका है पुरस्कार मिलने पर पढ़ाई करना। यह क्या है? यह आपका पुनर्वलन है, रेनफोर्समेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका संबंध पावलोव के सिद्धांत से बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप लोग क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लासिकल कंडीशनिंग में सोच विचार शामिल होता है या केवल मनुष्यों पर लागू होता है? नेक्स्ट है, यह उद्दीपन प्रतिक्रिया पर संबंध आधारित है, इसमें पुरस्कार आवश्यक है। हम लोगों ने सीखा था विशेषताएं। विशेषताएं क्या प्रॉब्लम बताए? ये आर और एस संबंध है, या एस और आर संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासिकल कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें उद्दीपनों के बीच में संबंध ही पर्याप्त है। राइट आंसर है ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं। आप लोग सही राइट आंसर का जवाब दीजिए। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कथन और कारण जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग राइट आंसर का जवाब दीजिए। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पुनर्वलन होता है, रेनफोर्समेंट है, वो आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक नहीं है।
पावलोव ने कहीं भी नहीं बताया कि प्राइज देके या फिर कोई प्रोत्साहन देके वह क्रिया कराई जा सकती है। नेक्स्ट कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें उद्दीपनों के बीच संबंध ही पर्याप्त होता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक्सप्लेन करता है, स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पावलोव पावलोव के सिद्धांत में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? मोटिवेशन, रेनफोर्समेंट, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली और कॉग्निनेशन। राइट आंसर का जवाब दीजिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संबंध स्थापित करना स्टिमुली या उद्दीपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखना किस स्तर पर होता है? संज्ञानात्मक होता है या भावनात्मक होता है, रिफ्लेक्स होता है या फिर आपका सामाजिक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स वह प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? वह प्रतिक्रिया होती है जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाती है। वह प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाती है, जैसे देखकर बिना लार आना, सोच कर नहीं आती है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र बार बार परीक्षा में असफल हो जाता है और अब परीक्षा सब सुनते ही घबराने लगता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, आज हम लोगों ने डिस्कस किए पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, उसके बाद में सारे सिद्धांत सीखे, पावलोव को पुरस्कार मिला और जो आपका जो प्रयोग किया, प्रयोग के कितने चरण हैं, यूसीएससी का, यूसीआरसी का, एनएससी का और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखी और साथ में हम लोगों ने किए एमसीक्यू का जो स्टैंडर्ड है काफ़ी यूनिक है। एग्ज़ाम का लेवल आज का डिफ़िकल्ट हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, तो कथन और कारण वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग उनके लिए तैयार रहिए। बाद में ये ना हो कि एग्ज़ाम बहुत ही कठिन आ गया, बहुत सिंपल आ गया। आपको कठिन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप कठिन को भी आप टैकल कर सकते हैं, आसान को तो आप लोग स्टडी विद शशांक के साथ में टैकल ही कर सकते हैं। फिर आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि आज जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिए तथा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।